आज का जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में ओबियसली रिप्रोडक्शन की ही बात किया जाएगा, है ना। अब ये चैप्टर जब आता है तो स्टूडेंट्स का बड़ा हार्ट बीट बढ़ जाता है? सोचो पढ़ाने वाला कैसे इस चैप्टर को पढ़ाता होगा। रिप्रोडक्शन के 3 चैप्टर लगातार पढ़ने हैं क्लास 12th में, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में सबसे पहले एक साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है। पहला पेज पे देखोगे एनसीईआरटी का, पंचानन महेश्वरी एक साइंटिस्ट हैं, महेश्वरी। पंचानन महेश्वरी जो है जयपुर के रहने वाले थे। 1904 में इनका जन्म हुआ था। 1904 में इनका जन्म हुआ है, 1904 में, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था 1904 में। ये इंडियन बॉटनिस्ट हैं। ये डॉक्टर डब्ल्यू डजन नाम के एक टीचर थे, उनसे बहुत ज़्यादा ये इंस्पायर्ड हुए थे और उन्हीं की वजह से इन्होंने मार्फोलॉजी में बहुत ज़्यादा काम किया, बॉटनी के पूरे क्षेत्र में काम किया, स्पेशली मार्फोलॉजी में थोड़ा ज़्यादा वर्क रहा है। तो एग्जाम वाला क्वेश्चन कैसे पूछता है, एग्जामिनर पूछेगा कि ये किससे इंस्पायर्ड हुए थे। तो जिस साइंटिस्ट से, जिस मतलब टीचर से ये इंस्पायर्ड हुए हैं उनका नाम याद रखना, उनका नाम है डॉक्टर डब्ल्यू डजन। ठीक है, इनसे इनको इंस्पिरेशन मिला है। वो एनसीईआरटी में लिखा गया है, आप एक बार इसको देख लेना। इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी इन इंडिया। ठीक है, इंडिया में इनको फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी बोला जाता है। अगर पूछेगा क्वेश्चन कि फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी कौन है तो अरिस्टोटल हो जाएगा आंसर, लेकिन इंडिया में इन्हीं को बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी, डॉक्टर पंचानन महेश्वरी। ठीक है, सभी लोगों को, बच्चों को आवाज़ आ रही है ना? एक बार जरा पूछिए, कमेंट बॉक्स में देखो सभी बच्चे को आवाज़ आए। ठीक है, हाँ ठीक। तो पंचानन महेश्वरी को हम लोग बोलते हैं क्या क्या बोल रहे हैं? रिप्रोडक्शन इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। हाँ अच्छा बेटा, रिप्रोडक्शन जो है ना, और कोई टॉपिक इंटरेस्टिंग नहीं है क्या? जेनेटिक्स में अच्छा नहीं लगता क्या तुमको? क्या बोल रहा है देखो जरा। देखो बायोलॉजी का सब टॉपिक अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा टॉपिक को कितना सीरियसली स्टडी कर रहे हो। और इंजर देखो, दो लोगों का भी इज्जत नहीं होता भैया, एक स्टूडेंट का और एक फकीर का। कुछ बच्चे जो है ना, ये यहाँ पे कमेंट करते रहते, तो क्वेश्चन पूछने में उनको बोलो तो डर लगता है। क्वेश्चन पूछने में शर्माना नहीं चाहिए। अभी तुम अपना इज्जत बताओगे, बाद में तुम्हारा इज्जत खराब हो जाएगा, ठीक है। अगर कुछ बनना है तो इज्जत की परवाह मत करो। हाँ चलो ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। तो पंचानन महेश्वरी के बारे में ये थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन याद रखना। एक इनको कुछ फेलोशिप मिला है, उसके बारे में भी आपको एग्जाम में ध्यान रखना है। एक है फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी ऑफ रॉयल सोसाइटी, लंदन। उसके बाद फिर दूसरा है बेटा फेलोशिप। कहाँ से? फेलोशिप का मतलब क्या होता है? कुछ योगदान मिलता है सरकार से, है ना, आगे का पढ़ाई करने के लिए, रिसर्च करने के लिए। तो यहाँ रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन से मिला है। एक इनको इंसा से भी मिला, INSA, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, साइंस एकेडमी। ठीक है, इतनी बात याद हो गई। इतना बात आपको पंचानन महेश्वरी के बारे में याद रखना है। इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आने का संभावना है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में पंचानन महेश्वरी के बारे में, ये डॉक्टर डब्ल्यू डजन से इंस्पायर्ड हुए थे, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी बोला जाता है इनको। और फेलोशिप ऑफ रॉयल सोसाइटी, इनको ऑनर्ड किया गया था। ऑनर्ड मतलब सम्मानित होता है ना, सम्मानित किया गया था। फिर INSA,
कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, ठीक है। तो ये इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी से भी इनको कुछ फेलोशिप मिला है, तो ये सब सारा चीज़ आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे चलोगे बेटा तो और भी कुछ इंटरेस्टिंग बातें सीखेंगे हम लोग। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है बेटा लाइफ स्पैन क्या होता है। आप लोग इस चैप्टर में जब आगे की तरफ मूव करोगे तो सबसे पहले देखोगे कि लाइफ स्पैन क्या होता है ना। लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन क्या होता है, बर्थ से लेकर के और नेचुरल डेथ के बीच का जो पीरियड होता है उसी को बोलते हैं लाइफ स्पैन, है ना। पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ, पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ। नेचुरल डेथ का मतलब क्या होता है, आप जानते हो कि जो हम लोग ह्यूमन बींग्स में उसके लाइफ स्पैन में, उसके पूरे जीवन काल में 4 फेजेज होते हैं। चाइल्डहुड होता है, ठीक है, फिर एडोलेसेंस आता है, फिर एडल्ट होता है, और फिर लास्ट में एजिंग होती है, बुढ़ापा आता है। उसके बाद फिर वो स्वर्ग में चला जाता है। जाने के बाद स्वर्ग होता है कि नरक होता है वो पता चलता है तब जब लोग जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है उसी को नेचुरल डेथ बोलते हैं, एक्सीडेंटल डेथ नहीं, बीमारी से मर गया या कोई दुर्घटना से मर गया, वो नहीं। नेचुरल डेथ पूरा लाइफ को कंप्लीट करके मरा है, तो बर्थ से नेचुरल डेथ के पीरियड को ही हम लोग बोलते हैं लाइफ स्पैन। अब ये लाइफ स्पैन अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। ह्यूमन बींग्स का अलग होगा, मैंगो ट्री का अलग होगा, एलिफेंट का अलग होगा, डॉग का अलग होगा। तो आप क्या करो, इसमें हर ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन होता है। सब ऑर्गेनिज्म का याद नहीं करना है। एनसीईआरटी में कुछ आपको दे करके रखा है, कुछ आपको एनसीईआरटी बोला है फिल इन द ब्लैंक्स करके छोड़ दिया है एनसीईआरटी में, उसको आपको याद करना है, और कुछ उसने दे करके रखा है। तो जिसको भी एनसीईआरटी में मेंशन किया गया है वो सारा चीज़ को आप याद रखो। मैं उसका सबका लिख देता हूँ। देखो आपके पास एनसीईआरटी का बुक है, आप हाथ में ले लो एनसीईआरटी का पहले किताब, है ना। एनसीईआरटी का बुक है, ये चैप्टर पे देखिए, यहाँ पे पंचानन महेश्वरी का आपको दिया गया है ना। इनके बारे में जो भी चीज़ें थी वो हमने बताया आपको। लाइफ स्पैन क्या होता है, वो नेचुरल जो डेथ होता है, बर्थ से नेचुरल डेथ तक के जो पीरियड होता है उसको बोलते हैं। यहाँ पे आप जाओ उसके नेक्स्ट पेज में 1.1 फिगर आप लोग खोलिए, वहीं पे साथ में मेंशन कीजिए मेरे साथ, मैं मेंशन कर रहा हूँ। एलिफेंट है, रोज है, डॉग है, कुछ है उसके बारे में हम मेंशन कर देते हैं यहाँ पे, उसको हम क्लेरिफाई करते रहे हैं, उसको आप लिख लेना। एलिफेंट है, एलिफेंट है, फिर रोज है, रोज है बेटा, फिर डॉग है, डॉग के बाद फिर क्या है, बटरफ्लाई है, ठीक है, बटरफ्लाई है, फिर आपका क्या है, बटरफ्लाई के बाद फिर क्रो है, क्रो है, क्रो के बाद फिर आपका जा करके है बनाना ट्री, बनाना ट्री, फिर है आपका काऊ, फिर पैरोट, पैरोट है, पैरोट के बाद फिर है आपका क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल हो गया। क्रोकोडाइल के बाद राइस प्लांट, क्रोकोडाइल के बाद फिर बेटा हॉर्स है, हॉर्स, हॉर्स हो गया। उसके बाद फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई दिया गया है। फ्रूट फ्लाई के बाद फिर आपका है राइस प्लांट, टॉर्टोइज और बनाना ट्री। चलो इधर लिख देता हूँ, राइस का प्लांट है, फिर क्या है, टॉर्टोइज है, फिर बनाना ट्री है, सॉरी बनियान ट्री है, बरगद का जो पौधा होता है, बनियान ट्री है। तो ये सब कुछ है। अब इसमें से कुछ का नाम आपका एनसीईआरटी ने दिया है, जैसे कि 15 ईयर दिया है क्रो का,
ये 15 ईयर दे करके रखा है क्रो का। तो ये तो आपको यही एनसीईआरटी। पैरोट का दिया गया है बेटा 140 ईयर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरोट का जो होता है 140 साल, 140 ईयर, ठीक है। उसके बाद फिर बटरफ्लाई का दिया हुआ है 1 से 2 वीक। बटरफ्लाई का दिया हुआ है 1 से 2 वीक, 1 से 2 सप्ताह का होता है, यानी कि 7 से 14 दिन का, 14 डेज का होता है। उसके बाद फिर आपका टॉर्टवाइज का दिया गया है 100 से 150, 150 साल तक, 150 साल तक होता है। 100 to 150 ईयर तक होता है, ठीक है। तो ये कुछ दिया हुआ है, जिसका नहीं दिया हुआ है उसको आप लिख लीजिए। जैसे एलिफेंट है तो एलिफेंट का हो जाएगा 65 to 90 ईयर, 65 से 90 साल तक, ठीक है। रोज प्लांट का कितना होता है बेटा? तो रोज प्लांट का हो गया आपका जा करके 5 से 7 साल, 5 to 7 ईयर, ठीक है। उसके बाद डॉग का देख लो, तो डॉग का कितना होता है? 20 से 30 ईयर तक होता है। फिर आपका बनाना ट्री का देख लो, बनाना ट्री कितना होता है बेटा? 20 से 25 ईयर, ठीक है। ये बिल्कुल एक्यूरेट डाटा मैं आपको बता रहा हूँ। आपको ये डाटा वेरिएबल भी मिल सकता है अलग अलग बुक में, अलग अलग नेट वगैरह पे सर्च करोगे तो। काऊ का दिया है 15 से 25, 15 to 25 ईयर, ठीक है। उसके बाद फिर क्रोकोडाइल का कितना हो जाएगा बेटा? तो क्रोकोडाइल का आपका एनसीईआरटी में देकर के रखा है 60 ईयर, 60 ईयर एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फ्रूट फ्लाई का कितना हो जाएगा बेटा? तो फ्रूट फ्लाई का हो जाएगा 20 से 30 डेज, 20 to 30 डेज। अब ये किसी किसी किताब में आपको 15 से 20 दिन तक के भी दिया हुआ है, ठीक है। तो अलग अलग बुक्स में मैं आपको एक्यूरेट डेटा बता रहा हूँ, आप इसको याद रखना। हॉर्स का कितना है बेटा? तो हॉर्स का होता है अप्रॉक्सीमेटली 62 ईयर, 62 ईयर्स। और बनियान ट्री का कितना होता है बेटा? तो बनियान ट्री का होता है 200 से 300 ईयर तक। ये आपके कुछ लाइफ स्पैन दिए गए हैं, ये सारे लाइफ स्पैन याद रखेंगे। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ। एलिफेंट हो गया 65 to 90 ईयर, रोज प्लांट 5 to 7 ईयर, डॉग हो गया 20 से 30 साल, 20 to 30 ईयर, बटरफ्लाई 1 से 2 वीक, हॉर्स 62 ईयर, क्रो का हो गया आपका 15 ईयर, बनाना ट्री 20 to 25 ईयर, काऊ 15 से 25 साल, 15 to 25 ईयर। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना बच्चों को? सब समझ में आ रहा है? इसमें क्या है, समझने वाला क्या है तो याद करने वाला है। पैरोट में देखो 140 ईयर होता है, क्रोकोडाइल का 60 ईयर, ठीक है। फ्रूट फ्लाई का 20 से 30 डेज। राइस प्लांट का कितना बेटा होता है? 3 से 4 मंथ तक होता है राइस प्लांट, 3 to 4 मंथ्स, 3 से 4 मंथ। टॉर्टवाइज 100 से 150, बनियान ट्री का इतना दिया हुआ है। अब देखो, अगर इनमें से कोई ऑप्शन दे है ना, और इसमें से कोई ऑप्शन देने के बाद पूछे कि कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है या कौन सा ऐसा प्लांट्स है जो कि 1000 ईयर तक जा सकता है, 1000 ईयर तक लाइफ साइकिल, तो वो ऑप्शन ऑब्वियसली बनियान ट्री होगा, जो आपका बरगद का पौधा होता है। क्योंकि देखिए एनसीईआरटी में ही कुछ आपका आगे पॉइंट्स लिखा है। आप पहले पेज जो हाँ स्टार्टिंग वाला लाइफ स्पैन का डिफिनीशन लिखा है, तो लाइफ स्पैन के जस्ट आगे वाला लाइन पढ़ो, क्या लिखा है? लाइफ स्पैन ऑफ फ्यू ऑर्गेनिजम्स गिवन इन टेबल 1.1, फिगर 1.1 में जो आपका दिया हुआ है उसके सेवरल ऑर्गेनिजम्स आर ड्रॉन फॉर विच यू शुड फाइंड out their life span and write in the space provided. Examine the life span of organism represented in the figure 1.1. अब यहाँ से देखो क्या लिखा गया है ना? Isn't it both interesting, ठीक है, to note that it may be short as few days और लॉन्ग एज फ्यू 1000 ईयर। मतलब कुछ तो ऐसे हैं जिसका कि कुछ फ्यू डेज में हो गया, जैसे कि ये आपका लिखा गया है कि 1 वीक से 2 वीक, है ना, ये फ्यू डेज का हो गया। और 1000 ईयर के बारे में भी एनसीईआरटी बोल रहा है, मतलब ऑब्वियसली उस फिगर में 1000 कौन होगा? तो उस फिगर में 1000 ईयर का अगर कोई हो सकता है तो वो बनियान का ट्री हो सकता है और कोई नहीं हो सकता।
है ना, फाइकस बेंगालेंसिस। तो ये कुछ लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन के बारे में आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो गया, लाइफ स्पैन समझ में आ गया। बर्थ से नेचुरल डेथ तक का जो पीरियड होता है उसको लाइफ स्पैन बोलते हैं, क्लियर है ना। बर्थ से नेचुरल डेथ तक के जो पीरियड है बेटा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ स्पैन बोलते हैं। अब आगे चलेंगे, हम लोग आगे देखेंगे चैप्टर में, क्योंकि हम लोग रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो आइए हम रिप्रोडक्शन के बारे में स्टार्ट करते हैं। कोई भी बच्चे का कोई एक्स्ट्रा अभी तक का कोई क्वेश्चन तो नहीं आया ना बच्चों का, क्यों नहीं ना, चलो ठीक है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में। इधर इधर से कोई क्वेश्चन है क्या, देखिए, नो क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे देखो, तो अब हम लोग बात करते हैं रिप्रोडक्शन के बारे में। रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि अपने समान कोई दूसरे ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर देना, है ना, उसी को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। हम ह्यूमन बींग्स को प्रोड्यूस कर देगा, मैंगो प्रोड्यूस करेगा मैंगो को, एलिफेंट प्रोड्यूस करेगा एलिफेंट को, है ना। तो कह सकते हैं कि प्रोड्यूसिंग इट्स ऑन काइंड, ऑन काइंड, अपने समान दूसरे को ही प्रोड्यूस कर देना रिप्रोडक्शन कहलाता है, या प्रोड्यूसिंग इट्स न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ सिमिलर काइंड, है ना। एक खुद के समान का एक जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस कर सकता है, आदमी है तो आदमी को ही बनाएगा, गधा के बच्चे को नहीं बना सकता, तो यही रिप्रोडक्शन कहलाता है। एक प्रकार का ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। रिप्रोडक्शन क्या होता है बेटा, एक प्रकार का बायोलॉजिकल प्रोसेस है, ठीक है। मतलब ये कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कर सकता रिप्रोडक्शन, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है। इस चौक को बोलेंगे रिप्रोडक्शन करो, अपना बच्चा पैदा करो, बोलेगा अरे भाई क्या मजाक करता है तू, है ना, करेगा क्या, नहीं ना। तो रिप्रोडक्शन सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रॉपर्टी होता है, लेकिन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं होता है। कुछ कुछ जैसे कि अब मान लो क्लाइनीफिल्टर सिंड्रोम है, स्टेराइल ह्यूमन होते हैं, टर्नर सिंड्रोम होता है, बर्कर बीच होता है, उसमें रिप्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर नहीं बोला जाता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ये जब मैं आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म जब पढ़ा रहा था, जब आपका लिविंग बर्ड जब चैप्टर में पढ़ा रहा था, तो उस समय बताया था ये। तो रिप्रोडक्शन जो है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसको समझिए। रिप्रोडक्शन का मतलब अपने समान। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोड्यूस करता है तो उसी का कैरेक्टर उसमें जाता है, दूसरा कैरेक्टर क्यों नहीं आता। तो इसके पीछे कारण है कि उसमें इनहेरिटेंस की प्रोसेस होता है, और उसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जो डीएनए होता है, वो उसके पेरेंट का ही कैरेक्टर को ट्रांसफ़र करता है। तो पेरेंट का कैरेक्टर को ट्रांसफ़र जो होने की प्रोसेस होती है, इसको बोलते हैं इनहेरिटेंस या हेरिडिटी। और भाई एक ही पेरेंट है, सेम पेरेंट है, मदर और फादर सेम है, बच्चा दो आ गया, दोनों में डिफरेंस है, प्रोजेनी में डिफरेंस है, तो इस डिफरेंस को बायोलॉजी के भाषा में बोलते हैं हम लोग वेरिएशन। तो ये वेरिएशन क्यों होता है, इसके पीछे कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, म्यूटेशन होता है, जनरली क्रॉसिंग ओवर होता है, ठीक है। म्यूटेशन तो बहुत गड़बड़ चीज़ है, तो इनके बारे में हम जेनेटिक्स में बहुत डिटेल से बात करने वाले हैं। तो रिप्रोडक्शन के बारे में मैं बताऊं, यहाँ पे रिप्रोडक्शन जो होता है वो बेसिकली टू टाइप का होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें कि सिंगल बॉडी अपने ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर दे। सिंगल बॉडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, मतलब उसको उसमें गैमेट का फ्यूजन नहीं होगा। अब गैमेट का फ्यूजन होगा वहाँ पे सेक्सुअल होगा, जहाँ पे गैमेटिक फ्यूजन होता है, जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, वहाँ पे क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, जिसमें क्या होता है, मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट।
मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज करेंगे और जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है, यही होता है। तो इसको बोलेंगे सेक्सुअल। अब मेल गैमेट बनता है मेल में स्पर्म और फीमेल गैमेट बनता है फीमेल में ओवा, और दोनों मिलेगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट से बाद में जाकर के एम्ब्रियो बनेगा, फिर ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन होगा। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल बॉडी ही, एक ही बॉडी नए ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, क्लोन का फॉर्मेशन होता है। क्लोन का मतलब क्या होता है, जेनेटिकली मार्फुल जो उसका ऑफस्प्रिंग होगा वो अपने पेरेंट का बिल्कुल डिट्टो होगा, फोटोकॉपी, है ना, क्योंकि वहाँ पे तो जेनेटिक मटेरियल एक ही पेरेंट से आया है ना, वहाँ पे दो पेरेंट नहीं है। तो यहाँ पे जो क्लोन है, जो उसका ऑफस्प्रिंग है, उसको हम लोग बोलेंगे क्लोन, बिकॉज इट इज जेनेटिकली एंड मार्फोलॉजिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट्स के आइडेंटिकल होगा। सो क्लोन क्या होता है,